गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, आपकी जो हिंदी का पहला लेसन है दो बैलों की कथा, आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे। तो आपने यह जो दो बैलों की कथा है ये किसके द्वारा रचित है? रचित का मतलब जानते हो ना, रचना की हुई है। तो ये किसके द्वारा रचना की गई है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो इनका जो पूरा नाम है वो मुंशी लगता है इनके आगे, तो आप मुंशी प्रेमचंद याद कर सकते हो, नहीं तो प्रेमचंद जी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आपने देखा कि आपकी जो कहानी है दो बैलों की कथा, ये किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। तो आज हम इसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, प्रेमचंद हिंदी के महान कथाकार थे। कथाकार यानी कहानी कहने वाले। उनका जन्म बनारस के लमही नामक ग्राम में 1880 ईस्वी में हुआ। तो आपको ये कहा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है बनारस में हुआ। कौन से गांव में हुआ? लमही गांव में हुआ। कब हुआ? 1880 ईस्वी में हुआ। तो देखिए बेटा, हमने तीन चीज़ें पढ़ी इसमें। पहला, उनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है कि उनका जन्म बनारस में हुआ है। दूसरा, आपको याद रखना है कि उनका जो ग्राम था, गांव का नाम था, वो था लमही। और कब हुआ? 1880 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था? धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय। देखिए, ये राय लिखा हुआ है इधर। धनपत राय नाम था किसका? मुंशी प्रेमचंद का। तो मुंशी प्रेमचंद का आपसे ये कहा जाए कि वास्तविक नाम बताइए, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि धनपत राय। प्रारंभ में ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। तो देखिए, आपसे ये कहा जाए कि जो प्रेमचंद जी थे वो पहले उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो आपको याद रखना होगा नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका बचपन अभावों में बीता। अभावों का मतलब क्या होता है? यानी परेशानी में। किसमें? परेशानी में। किसी प्रकार इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की, यानी अपने अभावों में भी इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। क्या कर ली? सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। किंतु 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के आह्वान पर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। आह्वान का मतलब क्या होता है? बुलावा। आह्वान का मतलब क्या होता है? बुलावा। बुलावा। तो किसने बुलाया? गांधी जी ने बुलाया। कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। कब? 1921 में। तो उसमें भाग लेने के लिए इनको बुलाया गया और इन्होंने सरकारी नौकरी से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। आगे देखिए, लेखन कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गई। लेखन कार्य नहीं, लिखने का कार्य करना, पूर्णतः सब कुछ छोड़ दिया और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इनका जो निधन था वो कब हुआ? 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया। निधन या मृत्यु कब हुई इनकी? 1936 में। कब हुई? 1936 में। तो आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म है वो 1880 में हुआ। ये कहाँ के थे? बनारस के थे। कौन से ग्राम के थे? लमही ग्राम के थे। वास्तविक नाम था धनपत राय। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र कब दिया? 1921 में, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, और इनका निधन है वो 1936 में हुआ। तो देखिए, हमने ये पढ़ा इनके बारे में। आगे देखिए, इनकी कुछ रचनाएं पढ़ेंगे हम। तो इनकी रचनाओं में देखिए, आपने उपन्यास दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? उपन्यास दिया हुआ है। तो हम क्या पढ़ेंगे? उपन्यास पढ़ेंगे। उपन्यास में पहला है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कायाकल्प।
कितने उपन्यास हैं? 8 हैं। आपको कोई भी इनमें से एक दो याद रखने, पूछा जाए कि प्रेमचंद जी के कोई 2 उपन्यास बताइए, तो आप इनमें से कोई भी 2 उपन्यास याद कर रख सकते हैं, याद कर लीजिए। अगला दूसरा खंड है वो कहानी संग्रह का है कि इन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी। मानसरोवर 8 भाग, यानी जो कहानी संग्रह है इनका वो मानसरोवर के नाम से है और उसमें कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। प्रेमचंद की कहानी की संख्या, प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है? 300। तो कितनी कहानियाँ लिखी इन्होंने? 300 कहानियाँ लिखी। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। तो आपको ये पूछा जाए कि प्रेमचंद जी की जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है, तो वो मानसरोवर है। उसमें कितने भाग हैं? तो 8 भाग हैं। ये भी आपको याद रखना है। इन कहानियों में अनेक संकलन अनेक नामों से निर्मित किए गए हैं, जैसे प्रेम द्वादशी, प्रेम पच्चीसी, सप्तसरोज, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसून आदि। ठीक है, ये इनकी कुछ कहानियाँ बताई गई हैं जो संकलित की गई हैं। अगला देखिए, अगला जो दे रखा है वो 3 नंबर का है गैर संपादन, यानी इन्होंने किस किस का संपादन किया। तो हंस पत्रिका थी, जागरण और माधुरी, इसका इन्होंने संपादन किया। निबंध संकलन, यानी निबंध भी लिखे इन्होंने, कहानी के साथ साथ क्या लिखे? निबंध भी लिखे, नाटक भी लिखे, सभी चीज़ें लिखी। तो देखिए, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके क्या है? निबंध हैं। और अगला नाटक दिया हुआ है, तो करबला और प्रेम की वेदी इनका नाटक है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेमचंद जी हैं इनके नाटक कौन कौन से हैं, तो करबला और प्रेम की वेदी इनका नाटक है। यदि आपसे निबंध संकलन पूछा जाए तो आप निबंध संकलन में याद रखिए कुछ विचार, विविध प्रसंग हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखिए आप, साहित्य की विशेषता दिया हुआ है, यानी साहित्य की जो विशेषता है वो कौन कौन सी हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी गद्य के कथा सम्राट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कथा सम्राट। क्या कहे जाते हैं? कथा सम्राट या कहानी के सम्राट कहे जाते हैं। आगे देखिए, उनकी रचनाओं में देश प्रेम, राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता का जो स्वर है वो विद्यमान है। इन्होंने एक सोजते वतन जो कहानी संग्रह है वो लिखा था। कौन सा था वो? सोजते वतन, सोजते, जय है भैया, जय, सोजते वतन। तो जो लिखा था वो अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था, प्रकाशित नहीं होने दिया था। आगे देखिए, आगे देखिए, ये दिया हुआ है साहित्य विशेषता में ही है कि जो प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, क्योंकि जो प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ थी, जो लेखन कार्य था, वो सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन था। क्योंकि उनकी जो कहानियाँ हैं, जो उपन्यास हैं, वो सभी किस पे आधारित हैं? समाज पर आधारित हैं। और समाज को बदलने का जो प्रमुख साहित्य माना जाता है वो प्रेमचंद जी का माना जाता है। आगे देखिए, किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति एवं उनके शोषण का यथार्थ चित्र उन्होंने प्रेमाश्रम एवं गोदान जैसे उपन्यासों में अंकित किया है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक। यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है यथार्थ का मतलब। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें आगे का जो पॉइंट है वो देखिए, गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान को कृषक जीवन यानी किसान का जीवन किस प्रकार का होता है, तो जो गोदान का जो उपन्यास है इनका वो क्या है? कृषक जीवन पर आधारित है, किसानों की जीवन शैली पर आधारित है। इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, दलितों का शोषण, स्वाधीनता आंदोलन जैसे विषय उनकी कहानियों और उपन्यासों में हैं। यानी उनकी जो कहानियाँ हैं, जो उपन्यास हैं, वो सब इनसे संबंधित हैं। समाज में स्त्रियों की जो दशा वो किस प्रकार की है, दलितों का शोषण किस प्रकार से हो रहा है, स्वाधीनता आंदोलन किस प्रकार का है, किसान और मजदूरों की स्थिति किस प्रकार की है, किसानों का जीवन कैसा है,
तो समाज, ये सारी जो साहित्य था इनका सामाजिक परिवर्तन था, यानी समाज पर आधारित थे। इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वो समाज को ध्यान में रखते हुए, समाज में किस प्रकार की स्थितियां हैं, औरतों की, जो दलित लोग, दलित का मतलब होते हैं जो नीची कास्ट के व्यक्ति होते हैं, नीची जाति के, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, कहीं भी नारी की आभूषण प्रियता को अपनी कथा वस्तु बनाते हैं तो कहीं दहेज प्रथा व अनमेल विवाह के दुष्परिणाम दिखाकर, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम दिखाकर क्या करते हैं, जनता को इसके प्रति सचेत करते हैं। दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? जैसे अनमेल विवाह का मतलब क्या होता है? अनमेल यानी कम उम्र की लड़की हो, ज़्यादा उम्र का लड़का हो, या ज़्यादा उम्र की लड़की हो, कम उम्र का लड़का हो, तो उनको जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं। इनके बारे में कि किस प्रकार से यदि अनमेल विवाह करते हैं हम लोग तो उनका जो परिणाम है वो कैसा आता है समाज को, ये सब चीज़ें वो अपनी कहानी, नाटक, उपन्यास के जरिए लोगों को जागरूक करते थे। सचेत करना यानी जागरूक करना, वो लोगों को क्या करते रहते थे? जागरूक करते रहते थे। छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच की समस्या, नशाखोरी, शोषण आदि को भी इन अपनी कहानियों का विषय बनाया। तो इन्होंने अपनी कहानियों के विषय कौन कौन से बनाए? नशाखोरी है, शोषण है, ऊंच नीच की जो समस्या थी, आपने देखा होगा, आप 9th क्लास के बच्चे हैं, आपने कुछ साल पहले अपने दादा दादी को, मम्मी पापा को देखा होगा कि इसके भिड़ना नहीं है, ये नहीं करना, ये नीची कास्ट का है, ये ऊंची कास्ट का है, ये हमारे था समाज में। लेकिन आजकल तो धीरे धीरे क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप जैसे बच्चे हैं समझदार हो गए, आप लोगों के मन में भावना नहीं रही कि ये कौन सी कास्ट का है, आप एक साथ खाना खाते हो, उठते हो, बैठते हो, खेलते हो, है ना। तो ये चीज़ें हमारी धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त होने लग गई। लेकिन बाकी की जो समस्याएं थी हमारे समाज के अंदर वो आज भी मौजूद हैं। हम सभी को मिलकर उनका क्या करना पड़ेगा? निवारण करना पड़ेगा, उनको मिटाना होगा। आगे देखिए, ये मानव मनोविज्ञान के कुशल पारखी थे। ये मानव मनोविज्ञान होता है मन की जो भावना है या मन का विज्ञान, कि जो व्यक्ति के मन में किस प्रकार की भावना है उनको उजागर करना मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, मन का जो विज्ञान होता है उसको मनोविज्ञान बोलते हैं। इनकी कहानियाँ और उपन्यास के चरित्र स्वाभाविक हैं और अतिरंजित नहीं हैं, यानी इनके जो चरित्र हैं, कैरेक्टर जिसको बोलते हो, वो स्वाभाविक हैं। ठीक है, तो आपसे ये कहा जाए कि प्रेमचंद जी थे, उनकी कहानियों उपन्यास में उन्होंने किसको अपना विषय बनाया? तो आपको ये याद रखना है कि किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति को, शोषण का यथार्थ चित्रण किया, किसानों के जीवन का वर्णन किया, स्त्रियों की समाज में दुर्दशा किस प्रकार की है, दलितों का शोषण कैसे हो रहा है, स्वाधीनता आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है, ठीक है ना, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह है और जाति प्रथा, ऊंच नीच की समस्या, छुआछूत की भावना, ये सब चीज़ें उनकी कथाओं में शामिल होती थी। अगला जो है, आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है भाषा शैली। आपने देखा उनका साहित्य किस प्रकार का था, तो साहित्य के आगे देखिए भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण एवं मुहावरेदार है। आपने देखा होगा कि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका गद्य भाग से व्याख्या आती है, तो व्याख्या के लास्ट में जो हम डालते हैं कि इनका सार डालते हैं, पहले हमने प्रसंग लिखा, संदर्भ लिखा, फिर व्याख्या लिखी और फिर इनका सार लिखते हैं नीचे। तो इनकी जो भाषा है, आपसे पूछा जाता है कि जो भाषा है, गद्य की भाषा है, वो किस प्रकार की है, तो आपको याद रखना है कि जो मुंशी जी लिखते थे तो उनकी भाषा कैसी होती थी? सरल होती थी, सहज होती थी, प्रभावपूर्ण एवं मुहावरेदार होती थी। इनकी भाषा वस्तुतः आम व्यक्ति की भाषा थी। जैसे हम लोग अपने जीवन में जो भाषा बोलते हैं, उतारते हैं, आसपास देखते हैं, वैसी ही भाषा होती थी। इनके लिए उसमें सजीवता व एवं सरसता है, यानी नॉर्मल भाषा थी, अच्छी लगने वाली थी। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में कह देना उनके लेखन की प्रमुख विशेषता थी।
तो आपको कहा जाए कि मुंशी जी थे, उनकी जो लेखन की प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी, तो आप याद रखिए कि बड़ी से बड़ी बात को भी सरलता से कह देना ही उनकी प्रमुख विशेषता थी। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग जैसे इन्होंने किया, ये अपने जो लेखन था उसमें किन का प्रयोग करते थे, कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी करते थे। इन्होंने किया वैसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने कहानी में, उपन्यास में जो कहावतें का लिखी या प्रयोग किया, मुहावरों किया, अन्य जो लेखक थे वो कम करते थे। इनकी भाषा में उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मिलता है, क्योंकि ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, तो इनको उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका शब्द चयन पात्र, वातावरण, मनोदशा के अनुकूल रहता है, यानी वो ये शब्दों का चयन उस पात्र के अनुसार, उस पात्र के आसपास के वातावरण के अनुसार और उस पात्र के मन के जो भाव हैं, मनोदशा यानी मन के जो भाव वो किस प्रकार के हैं, ऐसे शब्दों का चयन करते थे। आवश्यकता अनुसार ये अपनी शैली को भी बदल लेते थे, यानी जैसे इनको लगता था कि मेरे को शैली परिवर्तन करना चाहिए तो अपनी शैली को बदल लेते थे। कहीं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते तो कहीं चित्रात्मक शैली का, कहीं विवरण प्रस्तुत करते हुए विवरणात्मक शैली मिलती है तो कहीं हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखिए कि प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियाँ के नाम, कि कौन कौन सी इन्होंने कहानियाँ लिखी और कौन कौन से उसके नाम हैं। ईदगाह है, दो बैलों की कथा जो आपका फर्स्ट लेसन है, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, सदगति। आपने ईदगाह तो मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, बूढ़ी काकी भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा लेकिन आपने ईदगाह तो पढ़ा होगा। हमीद था, छोटा सा लड़का था, देखिए वो एक किस प्रकार से उसमें वर्णन कर रखा है। जब हम लेसन पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं या हम आसपास इस घटनाओं को देख रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।